Hello student, it's chapter number 7, evolution. So today we will start with the Heidi and Weinberg. Heidi and Weinberg is very important for us because in the examination of boards or in book set we are getting the question from them. हाइडी वेनबर्ग हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि बोर्ड के एग्जाम में अंदर हमें इसके अंदर से क्वेश्चन मिलता है जो एक सम की तरह होता है जो हमें काउंट करना पड़ता है, तो इसीलिए हम इसको थोड़ा डिटेल में लेंगे, यहाँ पर अच्छे से ध्यान देना. सो हियर वी आर स्टार्टेड विद द पॉइंट 7.7 हाइडी वेनबर्ग प्रिंसिपल. We have started with the Hardy-Weinberg principle. In the given population, one can find out the frequency of occurrence of alleles of gene or the locus. मतलब कि पॉपुलेशन के अंदर जो फ्रीक्वेंसी होती है, occurrence of alleles मतलब कितने अलील उसके अंदर बन सकते हैं, उसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है of a gene or the locus मतलब कि जीन और उसकी locus मतलब कि उसकी प्लेस की. This frequency is supported to remain fixed and even remain the same through the generation. ये जो फ्रीक्वेंसी होती है ये सेम रहती है और ये जो होती है वो अपनी जनरेशन के अंदर क्या करती है, ये रिपीट होती है, मतलब कि ये स्टेबल होती है. अगर यहाँ पर बात करें हम तो ये हार्डी वेनबर्ग जो होते हैं वो क्या करते हैं, तो इनके अंदर इसकी फॉर्मूला की वजह से हम लोग जो बोला जाता है कि फ्रीक्वेंसी जो पॉपुलेशन की मतलब कि अक्रस ऑफ एलील्स है ना, मतलब कि क्या बोला जाता है उसको, जो अलील्स होते हैं वो अलील्स और ये अलील्स कहाँ पर होते हैं, इन दोनों की फ्रीक्वेंसी को हम यहाँ पर ढूंढते हैं. मतलब कि आप देखोगे तो अगर कैपिटल टी होगा तो यहाँ पर स्मॉल टी भी आएगा, है ना. अगर आप टॉल बोल रहे हो तो टॉल के लिए आपको दो ऑप्शंस मिलेंगे, या तो कैपिटल टी या तो स्मॉल टी. ऐसे ही अगर आप ले लें कि मान लो कि डार्विन ने मैंडल ने 7 कैरेक्टर्स दिए थे, पर ये जितने भी कैरेक्टर थे हर एक के क्या मिलते थे, आपको ऑप्शंस मिलते थे. और उसके अंदर हमने देखा था कि मान ले कि अगर आप फ्लावर ले रहे हो तो फ्लावर का जो कलर होता है वो आपको दो दिए गए थे, वायोलेट होता है या तो कैसा होता है, व्हाइट. तो ये एक दूसरे के ऑप्शन है, कैरेक्टर सेम है, कलर ऑफ फ्लावर, पर उसके लिए आपको दो ऑप्शन मिलेंगे. कौन कौन से, एक रहेगा वायोलेट, दूसरा रहेगा व्हाइट. ये दो ऑप्शन आपको इसके अंदर मिलते हैं. मतलब कि आप इसकी वजह से ये जो हार्डी वेनबर्ग है उसकी फॉर्मूला को यूज करके आप क्या ले सकते हो, तो आप उसके अंदर से जो जीन होते हैं उसकी फ्रीक्वेंसी और दूसरी कि वो कौन सी जगह पर प्रेजेंट रहते हैं उसकी फ्रीक्वेंसी, ये दोनों चीजें आप ले सकते हो. Gene frequencies support to remain fixed and even more remain the same through the generation. Genetical frequency ये कहती है कि जो जीन होते हैं, है ना, वो अपने लोकस के ऊपर फिक्स रहते हैं, जिसकी वजह से वो जनरेशन टू जनरेशन कैसे रहते हैं, तो एक से रहते हैं. जनरेशन टू जनरेशन वो चेंज नहीं होते, वो कैसे रहेंगे, फिक्स रहते हैं. कैसे रहते हैं, यहाँ पर ये फिक्स रहते हैं, है, क्योंकि क्या वो अपनी लोकस पर, वो अपनी जगह पर फिक्स होते. पर ऐसा एक्चुअल में नहीं होता कि कोई जगह पर. दूसरे पर्पस से सोचे तो आप अगर ले रहे हो क्रॉसिंग ओवर, तो क्रॉसिंग ओवर के अंदर एक साथ सारे के सारे जीन वो चेंज नहीं होते, कुछ कुछ जगह पर जीन चेंज होते, हर एक जगह पर वो चेंज नहीं होते. मतलब ये बोला जाए कि रिकॉम्बिनेशन की अगर बात करें तो क्या होता है, एक साथ रिकॉम्बिनेशन नहीं होता कि सारे क्रोमोसोम, बोले कि 2 क्रोमोसोम एक साथ है तो एक यहाँ पर चला जाए दूसरा यहाँ पर रिप्लेस हो जाए, ऐसा नहीं होता. सम लोकस कोई जगह पे या तो कोई जीन वो चेंज होता है ना. पर यहाँ पर तो क्या बोला गया है कि जीन जो होते हैं वो अपनी जगह पर स्टेबल रहते हैं. तो ऐसा नहीं होता कि यहाँ पर जीन जो होते हैं वो चेंज होते हैं, जनरेशन टू जनरेशन वो फिक्स नहीं रहते. थोड़ा बहुत वेरिएशन आता है, बहुत ज्यादा नहीं बट थोड़ा सा वेरिएशन इसके अंदर आता है. हार्डी-वेनबर्ग प्रिंसिपल स्टेटेड इज यूज व्हाट अ एल्जेब्रिक इक्वेशन. ये एल्जेब्रिक इक्वेशन को यूज करता है. कौन सी इक्वेशन है वो हम बाद में समझते हैं. दिस प्रिंसिपल सेज दैट द allele frequencies in a population are stable and it is constant from generation to generation. वापस वही चीज आई
कि ये प्रिंसिपल ये कहता है कि अलील्स जो होते हैं उनकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो कैसी रहती है, स्टेबल रहती है। मतलब अगर आप सोचो तो छोटी पॉपुलेशन के लिए ये चीज सही कही जा सकती है, पर बड़ी पॉपुलेशन के लिए इसको नहीं लिया जा सकता कि यहाँ पर बोला है कि अलील जो होता है वो पॉपुलेशन के अंदर स्टेबल रहता है। ऐसा हर एक बार नहीं होता, हर एक जीन पॉपुलेशन के अंदर स्टेबल नहीं रहता, क्योंकि बहुत सारे ऑप्शंस रहते हैं इसके अंदर, रिकॉम्बिनेशन होता है, म्यूटेशन आता है, बहुत सारी चीजें इसके अंदर रहती है। पर यहाँ पर हमें बोला गया तो हम इसके ऊपर फोकस करेंगे पहले कि द प्रिंसिपल सेज दैट allele frequency in population are stable and it constant from generation to generation। allele की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो कैसी रहती है, स्टेबल रहती है, और वो स्टेबल कहाँ तक रहती है, एक जनरेशन से लेके दूसरी जनरेशन तक ये स्टेबल रहती है। द जीन पूल, टोटल जीन एंड देयर alleles in the what a population। टोटल जीन और अलील दोनों को अगर हम साथ में ले ले तो ये क्या बन जाता है, जेनेटिकल पूल बन जाता है। जेनेटिकल पूल का मतलब होता है कि आप अगर कोई पॉपुलेशन ले रहे हो तो उस पॉपुलेशन में जितने भी ऑर्गेनिज्म रहते हैं सारे ऑर्गेनिज्म के जीन और उसके जो अलील्स होते हैं इन दोनों का अगर टोटल करा जाए तो इट्स बिकम अ जीन पूल। ये क्या बन जाता है, जीन पूल। ओके, मतलब जीन पूल मीन्स टोटल जीन प्लस अलील। अलील्स क्या होता है, ऑप्शंस, एक दूसरे का जो ऑप्शन बनता है उसको अलील बोलते हैं। टोटल जीन, मान लो कि हम लेते हैं पी प्लांट जो हमें मैंडल ने लिया था, ठीक है, तो इस पी प्लांट के अंदर उसने हमें टोटल कैरेक्टर दिए थे 7। कितने दिए थे, 7 कैरेक्टर दिए थे ना। हमने क्या दिया था उसके अंदर, लेंथ ऑफ स्टेम, उसके अलावा कलर ऑफ फ्लावर, उसके अलावा कलर ऑफ सीड, कलर शेप ऑफ सीड, कलर ऑफ पोड, है ना, ये सारे कैरेक्टर उसके अंदर दे थे। टोटल मिला के कितने थे, 7 थे। पर उस 7 के अंदर अगर उसके अलील देखा जाए तो एक के 2 ऑप्शंस मिलते थे, कैपिटल टी, स्मॉल टी। अगर आप स्टेम की हाइट भी ले लो तो आपको कैपिटल टी मिलेगा या तो स्मॉल टी मिलेगा। फ्लावर का कलर ले लो तो वहां पर भी आपको मिलेगा, क्या मिलता है, वायलेट एंड व्हाइट। दूसरी चीज, आप अगर उसके अंदर पोड का कलर लेते हैं, है ना, तभी आपको यही मिलेगा, ग्रीन एंड येलो। सो ये जो सारे हैं वो उसके अलील्स है। तो हम यहाँ पर लेंगे टोटल जीन प्लस उसके जो अलील्स होते हैं ना, जो ऑप्शंस होते हैं, वो ऑप्शन यहाँ पर हम लेंगे। कितने मिलेंगे हमें, ऑप्शन 14। एक के 2 अलील, वैसे 7 के ले लो तो कितने आएंगे, 14। ये सबको टोटल मिलाओ तो हमें क्या मिलता है, यहाँ पर जीन पूल मिलता है। क्या मिलता है, जीन पूल। सो दैट इज कॉल्ड जीन पूल। टोटल जीन प्लस अलील, इसे हम बोलेंगे जीन पूल। अगर हम इसके अंदर थोड़ी सी आगे बात करें, सो द रिमेन अ कांस्टेंट, दिस इज कॉल्ड जेनेटिक इक्विलिब्रियम। जेनेटिक इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है कि आप कोई कैरेक्टर को ले लो और ये जो कैरेक्टर होता है वो स्टेबल कैरेक्टर है। कैसा कैरेक्टर है, स्टेबल। अगर ये स्टेबल कैरेक्टर है तो ये क्या करेगा, ये जनरेशन टू जनरेशन, एक जनरेशन से लेके दूसरी जनरेशन तक ये कैसा रहेगा, स्टेबल रहेगा, इसके अंदर कोई भी चेंज नहीं आएगा। अब आप मुझे बताओ, ऐसे कोई पॉपुलेशन कि जिसके अंदर 4-5 पीढ़ी चली गई हो फिर भी उसके अंदर कोई तरीके का चेंज नहीं होता, देखा है आपने कभी ऐसा? नहीं। सो हियर द सेम थिंग इज दैट कैरेक्टर इज स्टेबल। अगर कैरेक्टर स्टेबल होता है तो वो जनरेशन टू जनरेशन जाता है, पर अगर वो स्टेबल नहीं होता तो क्या होता है, उसके अंदर बहुत सारी चीजें आ सकती है, रिकॉम्बिनेशन, म्यूटेशन, बहुत सारी चीजें, जिसकी वजह से ये चेंज भी हो सकता है। पर हमें यहाँ पर क्या दिया है कि अगर कोई जीन पॉपुलेशन टू पॉपुलेशन बिना चेंज हुए, मतलब स्टेबली एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जाता है तो उसे हम बोलेंगे जेनेटिक इक्विलिब्रियम। क्या बोलते हैं हम उसको, जेनेटिक इक्विलिब्रियम। वापस मैं एक बार रिवाइज करती हूँ। ये प्रिंसिपल ऐसा कहता है कि यहाँ पर जो अलील की फ्रीक्वेंसी होती है वो स्टेबल रहती है, क्योंकि जनरेशन से जनरेशन तक इसके जो कैरेक्टर्स होते हैं, जो जीन होते हैं, वो कैसे हैं, स्टेबल है। जिसकी वजह से अगर जीन स्टेबल है तो इसकी फ्रीक्वेंसी वो भी कैसी रहेगी, स्टेबल रहती है, वो चेंज नहीं होती। बहुत सारी जनरेशन चली जाए फिर भी ये चेंज नहीं होती, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, जेनेटिक इक्विलिब्रियम। क्या बोलेंगे हम इसको, जेनेटिक इक्विलिब्रियम बोलते हैं।
ये जेनेटिकल इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है कि सारी चीजें इक्वल है ना। कुछ जनरेशन तक आप चले जाओ, वहां तक आपको सारी चीजें कैसी मिलेगी, इक्वल मिलेगी। सम टोटल ऑफ ऑल अलील फ्रीक्वेंसी इज 1, सारे अलील का टोटल 1 होता है। अब हम हमारे मेन टॉपिक पर आएंगे, जिसके बेसिस पर मैं एग्जाम्पल कैलकुलेट करना। एग्जाम्पल इतने भी बड़े नहीं है जितने मैथ्स में आता है ना, आपके फ्रेंड्स कैलकुलेट करते हैं। ये बायोलॉजी, इसलिए उन्होंने हमको समझ के इसके अंदर एग्जाम्पल्स रखे हैं। तो यहां पर देखना सम टोटल ऑफ ऑल द एलिलिक फ्रीक्वेंसी इज 1, मतलब कि आप कोई एक कैरेक्टर के लिए अगर आप फ्रीक्वेंसी लेते हो तो वो आपको कितनी मिलती है, 1 मिलती है। कितनी मिलेगी, 1। दूसरी चीज, इंडिविजुअल फ्रीक्वेंसी फॉर एग्जाम्पल कैन बी नेम P and Q in a diploid P and Q represent the frequency of allele A and allele A, small a। यहां पर हमें कहा गया है इट्स अ इंडिविजुअल फ्रीक्वेंसी। क्या बोला इसको, इंडिविजुअल फ्रीक्वेंसी। मतलब ये कि आपको कैरेक्टर कितने मिलेंगे, 2 तरीके के। एक हम जिसको बोलते हैं होमोजाइगस, दूसरा आएगा हेट्रोजाइगस। समझना अच्छे से, ये सब आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, मैं जस्ट रिवाइज करवा रही हूं, इसलिए यहां पे ध्यान देना। अगर होमोजाइगस है तो हमारे पास 2 तरीके के अलील्स आएंगे। एक आएगा कैपिटल ए, दूसरा आएगा स्मॉल ए। अगर आपको नहीं याद रहता है ना तो कोई टेंशन की बात नहीं, यहाँ पे आपको टी एज्यूम करना है ना। चलो हम यहां पर ले ले टी, कैपिटल टी, स्मॉल टी। पर इसके लिए हमें फ्रीक्वेंसी ढूंढनी, तो एक इसके लिए हमें चाहिए लेटर, तो हम इसको बोलते हैं पी। क्या बोलेंगे हम इसको, पी। वापस बोल रही हूं मैं, यहाँ पे होमोजाइगस के अंदर 2 तरीके के जीन आएंगे, या तो कैपिटल ए या तो स्मॉल ए। कैपिटल को हम अज्यूम करते हैं कैपिटल टी। स्मॉल ए को यहाँ पे अज्यूम करेंगे स्मॉल टी। तो ये बन जाएगा हमारा क्यू। क्यू इज रिलेट विद द फ्रीक्वेंसी ऑफ स्मॉल ए। स्मॉल ए की फ्रीक्वेंसी को कौन इंडिकेट करेगा, क्यू करेगा, और कैपिटल ए की फ्रीक्वेंसी को कौन इंडिकेट करता है, पी कर। जबकि हेट्रोजाइगस की बात करेंगे सो इट विल बी अ पी क्यू। आपको क्या मिलेगा, कैपिटल ए स्मॉल ए मिलता है ना। यहां पर आपने 2 लिए ए, तो मैं यहां पे इसको लिखूंगी पी स्क्वायर, ए क्यू स्क्वायर आ गया। तो यहां पर क्या आएगा फ्रीक्वेंसी के लिए, स्मॉल पी एंड स्मॉल क्यू। क्या दिखाएगा फ्रीक्वेंसी, स्मॉल पी एंड स्मॉल क्यू। आप अपनी बुक में देखोगे ना तो जेनेटिक्स के अंदर मोनोहाइब्रिडाइजेशन दिया है, उसके अंदर आपको एक फ्रीक्वेंसी दी, आपको ऐसी फॉर्मूला दी है टी प्लस स्मॉल टी होल स्क्वायर। यहाँ पे लिखा है 1/2, 1/4, ऐसा करके कुछ दिया है। तो ये इसी से रिलेट करता है, बिल्कुल ऐसा ही स्ट्रक्चर है। अगर आप समझोगे तो इट विल बी इजियर फॉर यू। यहां तक समझ में आया, मैं एक बार वापस समझाती हूँ। यहाँ पर क्या बोला है, यहाँ पे सम टोटल ऑफ ऑल द अलील फ्रीक्वेंसी इज 1, सारे अलील की जो फ्रीक्वेंसी होती है दैट विल बी 1। कितनी रहेगी वो, 1 रहती है ना। दूसरी चीज अगर हम यहां पर देखें तो अगर कैपिटल ए को ले ले, हम हमारी बुक में देखते हैं, फॉर एग्जाम्पल कैन बी नेम पी एंड क्यू एक्सेट्रा इन अ डिप्लॉयड। हम लोग कैसे हैं, डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म है ना। डिप्लॉयड मतलब क्या, जिसका जेनेटिकल जो स्ट्रक्चर होता है ना वो हम इस ऐसे दिखाते हैं। याद रखना, जो जीन होता है ना उसको सिंगल दिखाएंगे, कैपिटल ए दैट्स अ जीन। पर अगर आप जेनेटिकल स्ट्रक्चर दिखा रहे हो देन यू हैव टू राइट कंपल्सरी 2 लेटर्स। जेनेटिकल स्ट्रक्चर के अंदर आपको कंपल्सरी 2 लेटर्स लिखने पड़ते हैं, या तो कैपिटल ए, या तो स्मॉल ए, या तो कैपिटल ए स्मॉल ए। सो यहां पर लिया है P and Q represent the frequency of alleles A and allele small a। जो allele A है उसका जो ऑप्शन है वो स्मॉल a है। The frequency of AA individual in the population is simply P square। अगर AA की फ्रीक्वेंसी ले रहे हो तो वो क्या है, यहाँ पर P स्क्वायर होगी। दूसरी चीज यहाँ पे लेंगे सिमिलरली AA is the Q स्क्वायर। ये AA है वो क्या है, Q का स्क्वायर लेते हैं। तीसरा आएगा हेट्रोजाइगस, मतलब कि हेट्रोजाइगस का मतलब क्या होता है, ये दोनों एक दूसरे से अलग है, तो इसीलिए हम इसको बोलेंगे हेट्रोजाइगस। तो यहां पर आएगा कैपिटल ए स्मॉल ए, तो इसको हम बोलेंगे पी क्यू।
पर आपकी बुक में लिखा है ट्वाइस पी क्यू। ऐसा क्यों लिखा है वो हम अभी समझेंगे। सो हियर दे आर राइटिंग अ ट्वाइस पी क्यू। तो यहां पर लेंगे दिस इज अ सिंपली स्टेटेड इन अनदर वेज the probabilities then the allele A with a frequency of P appear on both the chromosomes of the diploid individual is simply the product of the what up probabilities like a P square। आप कोई भी जीन की हमेशा प्रोबेबिलिटी ढूंढते हो। आप ये नहीं कह सकती कि जो ऑफस्प्रिंग आने वाले इसके अंदर यही कैरेक्टर होगा। यू आर जस्ट गिविंग द प्रोबेबिलिटी, आप प्रोबेबिलिटी दे रहे है ना। तो पी स्क्वायर आप ए को ले रहे हो तो ये क्या है इसका पी स्क्वायर। पी स्क्वायर मतलब क्या है इसकी फ्रीक्वेंसी। आप जब कैलकुलेट करते हो तो आप ये बोलते हो कि ए की फ्रीक्वेंसी इतनी रहेगी, कितनी, पी स्क्वायर जितनी। ए की फ्रीक्वेंसी कितनी रहेगी, पी स्क्वायर जितनी रहेगी, है ना। जो मिलता है 10%, 20%, 30, 40 जो भी आपको मिलता है दैट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ कैपिटल ए। जबको आपको जो भी क्यू स्क्वायर मिलता है वो आप किसकी लेते हो प्रोबेबिलिटी, स्मॉल ए की प्रोबेबिलिटी लेते हो। किसकी लेते हो, स्मॉल ए। और आपको जो पीक्यू मिलेगा वो आप किसकी प्रोबेबिलिटी लोगे, कैपिटल ए स्मॉल ए। किसकी लोगे, कैपिटल ए स्मॉल ए की प्रोबेबिलिटी लेते हो, मतलब कि आप होमोजाइगस। मैं प्रोबेबिलिटी का मीनिंग अगर आपको समझाऊं तो अगर आप मेंडल का मोनोहाइब्रिडाइजेशन लेते हो तो उस मोनोहाइब्रिडाइजेशन में आप बोलते हो कि पॉसिबिलिटी कितनी रहेगी, ये 3 मिलेगी, कैपिटल टी स्मॉल टी, इसमें से 1, इसमें से 2 और इसमें से 1। मतलब कि इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी मिल सकती है आपको, 25%। ये आपको मिलेगा ओनली 25%, जबकि ये इसकी पॉसिबिलिटी कितनी है, प्रोबेबिलिटी 50%। मतलब 50% बच्चों में ये आ सकता है। सो दे हैव द मोर फ्रीक्वेंसी, इसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है। इसकी भी कितनी है, 25%। इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी मिलेगी आपको, 25%। इसका मीनिंग क्या हुआ कि जो भी प्लांट प्रोड्यूस होंगे उसके अंदर आप इनको देख के बोल सकते हो कि कैपिटल टी और स्मॉल टी की फ्रीक्वेंसी थोड़ी सी ज्यादा रहे, पर जीनोटाइप ये 3 में से कोई एक आएगा। आप ये नहीं बोल सकते आने वाला पी प्लांट कैपिटल टी ही होगा। यू कांट से दैट, यू हैव टू जस्ट सी द प्रोबेबिलिटी। आपको प्रोबेबिलिटी देखनी कि क्या पॉसिबिलिटी होती है, इन तीनों में से क्या आएगा और कितना आएगा, दैट इज व्हाट प्रोबेबिलिटी। यहां पे हम क्या देख रहे हैं, इसकी फ्रीक्वेंसी की फ्रीक्वेंसी कितनी रहती है ना। सेम चीज अगर हम देख लें कि आप डाइहाइब्रिडाइजेशन लेते हो तो उसके अंदर आपको 16 जीनोटाइप मिलेंगे। कितने मिलता है, 16। तो आप ये थोड़ी बोलोगे कि नेक्स्ट आने वाले प्लांट के अंदर 16 प्लांट होंगे, ऐसा नहीं कह सकते। पर आने वाला जो प्लांट है उसके अंदर आपको 16 क्या मिलेगी, पॉसिबिलिटी मिलती है, किसकी, जीनोटाइप की। सो दैट इज कॉल्ड व्हाट, अ प्रोबेबिलिटी, कि आने वाला जो प्लांट है इन 16 में से कोई एक जेनेटिकल स्ट्रक्चर लेके आएगा, है ना। चलो हम हमारी बात करते हैं, ह्यूमंस की बात करते हैं। तो ह्यूमंस के अंदर जब फीमेल बेबी को बर्थ करती है तो हमें पता है या तो उसमें मेल आएगा या तो आएगी फीमेल, दोनों में से एक ही आएगा, है ना। मेल की पॉसिबिलिटी होगी 50%, फीमेल की कितनी होगी, 50%। बट यू कांट से दैट पर्टिकुलर पर्सन इज गिविंग बर्थ टू दी फीमेल, कि आने वाला जो बच्चा है वो फीमेल ही होगा, ऐसा आप नहीं कर सकते। यू हैव टू अज्यूम, आप अज्यूम करोगे कि मेल की फ्रीक्वेंसी भी 50% है, फीमेल की भी फ्रीक्वेंसी आपको कितनी मिलेगी, 50% मिलेगी, है ना। किसकी, XX और XY की कितनी मिलेगी आपको, 50% मिलती है ना। पर यू कांट से कि आने वाला बेबी जो है वो या तो फीमेल होगा या तो मेल होगा। यू कांट से श्योरली द बेबी इज फीमेल, है ना, ऐसा आप नहीं कह सकते। उसके पास 2 प्रोबेबिलिटी, या तो वो मेल आएगा या तो फीमेल आएगा, 2 पॉसिबिलिटी उसके पास रहती है। सो दैट इज कॉल्ड द फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी दोनों की यहाँ पर 50% है ना। अगर इसका ले ले पी स्क्वायर, इसका ले ले क्यू स्क्वायर, तो आपको 50%, मैं जस्ट आपको समझा रही हूं। तो यहां पर पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर ले ले तो ये दोनों की पॉसिबिलिटी 50% रहती है।
पर हम श्योरिटी के साथ ये नहीं कह सकते कि आने वाला बेबी जो होगा वो यही होगा, इसका जेनेटिकल स्ट्रक्चर यही होगा। यू कांट से दैट। तो इसीलिए यहां पर बोला गया है कि कैपिटल ए उनकी फ्रीक्वेंसी रहेगी पी स्क्वायर, पर ये पी स्क्वायर के साथ आएगा, वो उसकी क्या दिखाता है, प्रोबेबिलिटीज दिखाता है। क्या दिखाता है? उसकी प्रोबेबिलिटी कि इतना पॉसिबल है। ये कैपिटल ए जो जीन है वो आने की पॉसिबिलिटी 10% है, 20% है या तो 40% है, वो आपको पी स्क्वायर दिखाता है। दैट इज द फ्रीक्वेंसी। पर ऐसा जरूरी नहीं है कि आप जितनी फ्रीक्वेंसी ले रहे हो उतना ही काम हो, ऐसा जरूरी नहीं है। एक बार वापस पढ़ेंगे सेंटेंस को, ध्यान देना है यहाँ पे। फॉर एग्जाम्पल, कैन बी नेम P and Q etc. In a diploid P and Q represent the frequency of allele A and the allele small a. The frequency of AA individual in a population is simply P square, where this stated in another way. The probability that the allele A with a frequency of P appear on the both the chromosome of a diploid individual is simply the product of the probabilities. मतलब कि ये AA जीन क्रोमोसोम, दोनों क्रोमोसोम के ऊपर आएगा उसकी फ्रीक्वेंसी के साथ, ये इसकी प्रोबेबिलिटी है। ये आप बोलोगे कि 20% आएगा, सो द 20% इज द प्रोबेबिलिटी, इट इज द श्योरिटी कि दोनों के ऊपर 20% ही होगा। यू कांट से विद द श्योरिटी, है ना, और ऐसा पॉसिबल भी नहीं है। रिकॉम्बिनेशन होता है, बहुत सारी चीजें होती है उसके अंदर, तो आप ये प्रोबेबिलिटी ही दे सकते हो, आप श्योरिटी नहीं दे सकते। एग्जाम्पल P square, the simplify of AA is Q square and capital A small a is twice PQ. Hence the P square twice PQ plus Q square is equal to 1. This binomial explanations of P plus Q whole square. When frequency measured are different from the expected value, the difference indicate of the what extent of the evolutionary chain. जब भी एक्सपेक्टेड वैल्यू से कम या ज्यादा वैल्यू मिलती है तो वो एवोल्यूशन को इंडिकेट करता है, वो उसकी डायरेक्शन देता है। डिस्ट्रीब्यूशन इन द जेनेटिकल इक्विलिब्रियम और द हार्डी-वेनबर्ग इक्विलिब्रियम, एग्जाम्पल चेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ allele in the population would be interpreted as a result of evolution. क्योंकि अगर ये चीज कांस्टेंट चली जाएगी, ये चीजें कांस्टेंट रहती है, तो क्या होता है कि आपको डिफरेंस देखने को ही नहीं मिलता। यू कांट सी द डिफरेंस, आपको डिफरेंस ही कहीं नहीं मिलेगा। मतलब ये हुआ कि जो हजारों साल पहले पॉपुलेशन थी वही पॉपुलेशन आज चली आएगी, पर ऐसा नहीं है। मंकी में टेल है, हम में नहीं है। सो दैट इज द वेरिएशन, दैट इज द डिफरेंस। और ये डिफरेंस किसकी वजह से आता है? ओनली बिकॉज ऑफ दी व्हाट चेंजेस, ये चेंजेस की वजह से आता है ना। इसलिए पॉपुलेशन फ्रीक्वेंसी अगर छोटी सी पॉपुलेशन में काम कर जाए, पर ये बड़ी पॉपुलेशन के अंदर ये पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट लेक्चर में के अंदर हम इस फॉर्मूला को समझेंगे और इसके ऊपर से थोड़े एग्जांपल्स लेंगे। ओके, गुड बाय।